शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर से। उत्तर प्रदेश से ये मामला है और ये इस तरह का अपराध का मामला है जो आपको भी हैरान कर देगा। देखिए, लिव इन रिलेशन में रह रही एक प्रेमिका की हत्या पर कर दी जाती है और हत्या के बाद जिस तरह से शव को ठिकाने लगाने का प्रयास होता है उसने सबको हैरान कर दिया। हत्या के बाद नीले बक्से में शव को रखकर यहाँ पर जला दिया गया। सबूत मिटाने के लिए राख को बोरियों में भरकर नदी में बहाया। बक्से को दूसरी पत्नी के घर बेटे की मदद से लोडर से भिजवाया। लोडर चालक को शक होने पर सामने आया मामला और लोडर चालक ने पुलिस को सूचना दी। हालांकि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बेटे और 2 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। मुख्य आरोपी की तलाश में जुटी हुई है पुलिस। तो ताबिश, इससे पहले हमने देखा था नीला ड्रम जो काफी सुर्खियों में था, जिसमें भी एक पत्नी ने अपने पति की हत्या करके उसी नीले ड्रम में शव को छुपा दिया और अब ये नीला बक्सा जो है वो सुर्खियों में है। इस सूचना पर तत्काल उस किराए के कमरे पर जाकर देखा गया तो प्रथम दृष्टया घटना कारित किए जाने के साक्ष्य एवं परिस्थितियां वहां परिलक्षित हुई और मृतका के पूर्व पति द्वारा प्रकरण में तहरीर दी जा रही है। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए अग्रिम विधिक प्रक्रिया शीघ्र ही पूर्ण कर ली जाएगी तथा आरोपी की गिरफ्तारी हेतु थाना सीपरी बाजार पुलिस द्वारा 3 पुलिस टीमों का गठन किया गया है। शीघ्र ही आरोपी की गिरफ्तारी कर अग्रिम विधिक प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी। बक्से में कुछ हमें ऐसा डाउट लगा कि उसमें कुछ वो हड्डियां हैं किसी की, उसमें मर्डर लग रहा था हमें किसी। यहाँ सीपरी से कोई पहाड़ है वहां से उसने उठवाया। हम 3-4 लोग थे। उसने कहा कुछ नहीं है, हमारा घर का सामान है, लेकिन हमें शंका हुई तो हमने आप लोगों को बुलाया और बता दिया। सामान उठवाने गए थे, वो भी गए थे संग। क्या लेके आए थे? तो बक्सा लेके आए थे नीला वाला। फिर क्या हुआ? उसमें देखा तो रखा था मट्टी अट्टी, वो उसमें का रखा था का पता, राख मांग डली थी, सब कुछ है उसमें। हड्डी पता सर जी, हड्डी सी लग तो रही थी, सब लोग कह रहे हड्डी थी। फिर क्या किया? कुछ नहीं, वो ले गए सर जी, पुलिस वाले आए बस तय करके बात चले गए। 3-4 दिन से लेकिन कंटिन्यू लकड़ियां ला रहा था गट्ठा बांध के। अच्छा। हाँ, 2-3 दिन पहले रात में ऐसी स्मेल सी आई जैसे कुछ जल रहा हो। चिचड़ान टाइप की। अच्छा, चिचड़ान टाइप की आई थी। हाँ। आप लोगों ने पता नहीं किया कि क्या आ रहा है? नहीं तो सर्दी का मौसम है तो हमने कहा कोई ताप रहा हो, कुछ जला रहा हो। अच्छा। इसलिए, और उसको ज्यादा जानते नहीं थे। यूपी के झांसी में एक महिला को लिव इन रिलेशनशिप की बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। झांसी पुलिस को सूचना मिली कि एक व्यक्ति एक बक्से लेकर आया है। जांच शुरू की तो पता चला कि बक्सा किसी गीता के घर से बरामद किया गया है। बक्से में कुछ हड्डियों के अवशेष और कोयले जैसी चीज नजर आई। फॉरेंसिक टीम को बुलाकर तुरंत जांच कराई गई। ये साबित होने में देर नहीं लगी कि हड्डियों के अवशेष किसी इंसान के हैं। पुलिस को पता चला कि गीता किसी राम सिंह की पत्नी है और ये राम सिंह की दूसरी शादी है। 2 शादियों के बाद भी राम सिंह प्रीति नाम की महिला के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहता था। ये जानकारी भी सामने आई कि प्रीति राम सिंह से लगातार रुपयों की मांग कर रही थी और अब तक लाखों रुपए ऐंठ भी चुकी थी। राम सिंह ने पहले प्रीति की हत्या की, फिर शव को बक्से में रखकर जला दिया। लेकिन जब सबूत नहीं मिटे तो राम सिंह ने राख को नदी में बहा दिया और हड्डियां बक्से में रख दी। फिर दूसरी पत्नी गीता के बेटे की मदद से उसे ठिकाने लगाने वाला था कि तभी सारा भांडा फूट गया। फिलहाल पुलिस राम सिंह की तलाश कर रही है। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी अजय दुबे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अजय, पहले हमने देखा नीला ड्रम जो काफी सुर्खियों में था, अब ये नीला बक्सा, क्यों इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया और मुख्य आरोपी के बारे में क्या अब तक कोई पता चल पाया? देखिए, ये नृशंस हत्या है और बेहद ही कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप का ये पूरा मामला है। 2 पत्नियां थी, एक गर्लफ्रेंड थी और तमाम जो रिलेशन थे उनसे इसके बच्चे भी थे। और जो प्राथमिक तौर पे बात निकल के सामने आ रही है कि रिटायर्ड होने के बाद जो पेंशन का पूरा पैसा था वो ये गर्लफ्रेंड पे खर्च करता था और दबाव बनाती थी पैसे को लेकर। इसी को लेकर पूरा ये विवाद था और ये तकरीबन 8 जनवरी के दिन की घटना है जब सिर पर उस महिला के, जो गर्लफ्रेंड थी, उस महिला के कुल्हाड़ी से वार करता है, उसकी हत्या हो जाती है। जो मर्डरर है वार करके जब हत्या कर देता है उसके बाद लाश के पास ही 2 दिन तक रहता है और फिर कुल्हाड़ी से लाश के कई टुकड़े करके और फिर जलाना शुरू करता है। ऐसे में जो राख को निपटाने की वो कोशिश करता है, उसी दौरान ये पूरा मामले का खुलासा हो जाता है और इस मामले के खुलासे होने के बाद पुलिस पूरे मामले में अलग अलग पहलुओं से जांच कर रही है। बट बेहद ही नृशंस तरीके से ये हत्या की गई है और उसके बाद जब निपटारा किया जा रहा था, जो एविडेंस है, जो राख है, हड्डियों के टुकड़े हैं, उसी दौरान इस व्यक्ति की गिरफ्तारी हो गई।
बहुत शुक्रिया अजय आपका सब जानकारी के लिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बहुत कॉम्प्लिकेटेड ये मामला लग रहा है, लेकिन अब पुलिस जब यहाँ पर जांच करेगी तो और चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। बहरहाल ये इकलौता इस तरह का मामला नहीं है, एक और आपको ऐसे मामला बताते हैं, गोवा से है, जहां पर सीरियल किलर की दहशत की खबर सामने आई है। यहाँ पर गोवा में रूस से आया हुआ एक सीरियल किलर लोगों को मौत के घाट उतार रहा है। हालांकि वो 14 दिन की पुलिस हिरासत में अब मौजूद है, लेकिन पुलिस परेशान है क्योंकि हत्यारे ने दावा किया है कि उसने 1 या 2 नहीं बल्कि कई महिलाओं को मौत के घाट उतारा है। और क्यों उसने ऐसा किया, इस रिपोर्ट में आप देखिए। गोवा में 2 रूसी महिला की हत्या करने वाले सीरियल किलर ने जो खुलासा किया है, उससे मर्डर की कई और मिस्ट्री खुल सकती है। रूसी नागरिक और आरोपी अलेक्सी लियोनोव ने पूछताछ में दावा किया कि उसने कई और महिलाओं को मौत की नींद सुलाया है। लंबे वीजा पर भारत आया ये चाकूमार हत्यारा वो लिव इन पार्टनर एलेना कस्तानोवा को मार चुका है। मित्र एलेना वनीवा की हत्या भी कर चुका है। 40 साल की महिला को मारने का दावा कर चुका है। आरोपी कई हत्या को अंजाम दे चुका है। इस खुलासे से पुलिस महकमे में हड़कंप है। पुलिस ने महिलाओं के शव गोवा के अरम्बोल, मोरचीम और कोरगांव से बरामद किया है। अलेक्सी हर महिला की हत्या गला रेत कर करता था। ड्रग्स का आदी हत्यारा और कितनी महिलाओं को मार चुका है, पुलिस इसकी पड़ताल कर रही है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। अब बात ग्रेटर नोएडा के इंजीनियर की मौत के मामले में बड़ा अपडेट मिला है। नोएडा प्राधिकरण के सीईओ की सख्त कार्रवाई देखने को मिली है। यातायात कार्य से जुड़े अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जो है वो जारी किया गया है। ये जो मामला है अपने आप में काफी हैरान करता है कि वहां पर ऐसी लापरवाही थी जिसको लोग शिकायत कर रहे थे काफी वक्त से, लेकिन उस पर संज्ञान नहीं लिया गया। अब ये मामला जो है वो बढ़ रहा है क्योंकि एक व्यक्ति की मौत यहां पर हो गई है। ट्रैफिक सेल विभाग के जूनियर इंजीनियर टर्मिनेट अब किए गए हैं। सीईओ ने संबंधित विभागों को लोटस बिल्डर के आवंटन और निर्माण कार्य की पूरी रिपोर्ट देने के निर्देश अब यहां पर दे दिए हैं। अब जरा देखिए आप किस तरह का गुस्सा लोगों में इस मामले को लेकर देखने को मिल रहा है। ये देखिए कैंडल मार्च यहाँ पर निकाला गया, जस्टिस की मांग यहाँ पर कर रहे हैं और एक इंजीनियर की यहाँ पर जान चली गई है। किसकी लापरवाही यहाँ पर है, ये एक बड़ा सवाल है क्योंकि कोहरा होना कोई सर्दी के मौसम में ऐसी बात नहीं है कि कभी कभी आपको देखने को मिल रहा है, ये आम बात है। लेकिन इस तरह की लापरवाही यहाँ पर होना कि कोहरे में अगर आप ना देख पाए सामने तो वो जानलेवा हो सकता है। बिल्कुल, और इसी पे हमारे सहयोगी एक शुभांग की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नोएडा के सेक्टर 150 में प्रशासन की लापरवाही के चलते युवराज की जान चली गई। अब इसके बाद जो युवराज की सोसाइटी के लोग हैं वो यूरेका पार्क से एक कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। तस्वीर अगर मैं आपको दिखाऊं तो अब तमाम यहाँ पर सोसाइटी के लोग युवराज के पड़ोसी हैं जो कैंडल मार्च निकाल रहे हैं प्रशासन के खिलाफ, क्योंकि कई बार शिकायतें दी गई लेकिन प्रशासन ने कोई खास कदम नहीं उठाया। और अब जब एक मासूम जिंदगी यहाँ जा चुकी है। मैम क्या नाम है आपका? सोनम नाम है मेरा। मैम एक मासूम जिंदगी आपकी अपनी सोसाइटी से आपके अपने पड़ोसी की चली जाती है प्रशासन की नाकामियों की वजह से। कितनी बार शिकायतों की आपने कितनी बार कंप्लेंट की थी? देखिए, सबसे पहले तो ये बहुत दुखद है कि हम इस शहर में रहने के बाद भी 2.5 घंटे तक एक लड़के को नहीं जगा पाए, एक लड़के को नहीं बचा पाए। वो जिंदगी मौत से लड़ता रहा, 2 घंटे तक अपने फ्लैश लाइट को जलाता रहा, दिखाता रहा कि मैं यहाँ हूँ, उसके बाद भी हम उसे नहीं बचा पाए। मुझे लगता है कि अब एक बार ऐसा हो जाने के बाद तो हमें इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि हमारा सिस्टम इतना मजबूत बन जाए कि ये दोबारा ना हो। कम से कम हमें अभी सिस्टम को सिर्फ इसलिए अप्रोच करना पड़ रहा है कि ये चीज़ जो एक बार उसके साथ हुआ वो दोबारा ना हो। इंजीनियर मौत केस में 2 बिल्डर्स पर एफआईआर दर्ज हो गई है। ये बड़ा अपडेट इस पूरे मामले में सामने आया है। मृतक के पिता की शिकायत पर मुकदमा एमजे विस्टाउन प्लानर लिमिटेड और लोटस ग्रीन कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। नॉलेज पार्क थाने में ये मामला दर्ज किया गया है। सेक्टर 150 का ये मामला है जहां पर बेसमेंट के पानी में कार गिरने से युवराज की मौत हो गई थी। आप सोचिए एक व्यस्त इलाका नोएडा का जहां पर एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग, वहां पर बेसमेंट में गाड़ी गिर जाती है और एक व्यक्ति की जान चली जाती है। बहुत गंभीर मामला है, लोग नाराज भी हैं इसको लेकर। पल्लव हमारे साथ हैं। पल्लव, किस तरह वहां पर स्थिति थी? ये तो अब सामने आ गई हैं चीजें, पानी भरा हुआ था बेसमेंट में और एक व्यक्ति की जान चली गई। अब आगे क्या यहाँ पर किया जा रहा है? देखिए, जब से कल आपने देखा कि शुभांग हम रिपोर्ट देख रहे थे कि तमाम जो लोग हैं सोसाइटी के वो सड़क पे उतरे, उन्होंने जो है युवराज के न्याय की मांग की।
जब से पूरा मामला सामने आया उसके बाद से जो नोएडा प्राधिकरण है और जो गौतम बुद्ध नगर प्रशासन है वो एक्टिव हो गया है और वो उसने सबसे पहले जो है जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। जेई को जो है टर्मिनेट कर दिया गया है, जो वहां के अधिकारी हैं उनको नोटिस जारी किया गया, साथ ही जो है जो 2 बिल्डर कंपनी के खिलाफ FIR दर्ज किया गया। अब उस इलाके को कवर करने की कोशिश की जा रही है, वहां पे जो है रिफ्लेक्टर लगाया जाएगा, वहां पे स्ट्रीट लाइट का जो है काम वो शुरू हो गया है और ये प्रयास किया जा रहा है कि अथॉरिटी की तरफ से जो उसके CEO उन्होंने कहा है कि जो भी ऐसे इलाके हैं जहां पर ऐसे निर्माण चल रहे हैं वहां पे इस प्रकार घटना हो सकती है, उसका दोबारा अधिकारी जो है वो इंस्पेक्शन करें, इंस्पेक्शन करके रिपोर्ट दें और रिपोर्ट देने के बाद वहां पर पूरा बैरिकेड लगाया जाए, रिफ्लेक्टर लगाया जाए, स्ट्रीट लाइट लगाई जाए, ताकि भविष्य में कोई ऐसी दुर्घटना न हो सके। साथ ही पूरे मामले की तह तक जाने के लिए जो है जांच की जाएगी। अथॉरिटी के अलावा जो है पुलिस भी इस पूरे मामले की जो है FIR के बाद जांच दर्ज कर रही है। चलिए बिल्कुल पल्लव, अब एक्शन तो देखने को मिल रहा है और कितने लोगों पर गाज गिरती है ये भी देखने वाली बात है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं और अब राजस्थान से खबर आपको दिखाते हैं। राजस्थान के कोटपुतली में गैस टैंकर और ट्रेलर में जोरदार टक्कर हो गई, उसके बाद भीषण आग यहां पर लग गई। हादसे की खबर मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग को बुझाने का काम यहां पर तुरंत शुरू किया गया। एहतियातन इस रूट पर ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया गया है। टैंकर जयपुर से दिल्ली की ओर जा रहा था और अपडेट ये मिल रहा है कि आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन जब ये आग लगी, जब ये हादसा हुआ, उस वक्त कैसे अफरा तफरी का माहौल मौके पर पैदा हो गया। आप ये तस्वीरें देखिए, तुरंत फायर ब्रिगेड को जानकारी दी गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड ने इस आग पर काबू पाया है। बताया जा रहा है ट्रेलर और टैंकर जिसकी टक्कर हुई और टक्कर के बाद मौके पर भीषण आग लग गई, लेकिन तुरंत इस आग पर काबू पाया गया। हालांकि इस रूट को जो है वो डाइवर्ट भी कर दिया गया है, क्योंकि लंबा जाम इस दौरान लग गया था, जिसके बाद रूट को डाइवर्ट कर दिया गया है। लेकिन तस्वीरें आप देखिए, तस्वीरें डराने वाली है, उस वक्त कैसे हालात पैदा हो गए। आगे बढ़ते हैं और अब बात आयुषी बीजेपी के अध्यक्ष चुनाव की करते हैं, क्योंकि इसमें प्रक्रिया देखिए आगे बढ़ रही है और बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए चुनाव पर अब बड़ी खबर यह आई है कि नितिन नवीन आज जो नामांकन है वो दाखिल करेंगे और निर्विरोध बीजेपी अध्यक्ष उनको चुना जाना लगभग तय माना जा रहा है। पार्टी के अकेले उम्मीदवार होंगे नितिन नवीन के प्रस्तावक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। नामांकन में बीजेपी के सभी दिग्गज शामिल होंगे, यानी कि गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस दौरान शामिल हो सकते हैं। और ताबिश हमने तभी देखा था जब नितिन नवीन को कार्यकारी अध्यक्ष घोषित किया गया था, उसके बाद से ही माना जा रहा था कि अध्यक्ष भी वही बनेंगे आने वाले समय में। और आज जो है अपना निर्विरोध नामांकन जो है वो दाखिल करेंगे। तस्वीरें भी आप देखिए, प्रधानमंत्री से मुलाकात करते हुए नितिन नवीन। बिल्कुल, जाहिर तौर पर देखिए कुछ इतिहास भी इस तरह का रहा है कि जो कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाते हैं उन्हीं को जिम्मेदारी जो है वो दी जाती है आगे। और नितिन नवीन सबसे युवा अध्यक्षों में से एक हैं बीजेपी के, अभी फिलहाल कार्यकारी हैं, उनको यहाँ पर अब चुना जाना है और इसकी औपचारिकताएं ये मानी जा रही हैं कि ये भी यहाँ पर पूरी हो जाएंगी। उधर ये भी आप देखिए कि नितिन नवीन क्यों खास हैं और इनको यहाँ पर क्यों चुना गया, ये भी जरा आपको यहाँ पर जल्दी से हम बता देते हैं। नितिन नवीन सबसे युवा चेहरे हैं इस पद के लिए और बड़ी चुनौतियां हैं उनके सामने भी, क्योंकि आने वाले जो चुनाव हैं उसमें बीजेपी के प्रदर्शन को लेकर बड़ी सारी उम्मीदें उनसे रहेंगी बीजेपी को। उधर नितिन नवीन मोदी और शाह की पहली पसंद है, कैसे वो इनके चहेते बने हैं आपको जरा जल्दी से हम ये बता देते हैं। नितिन नवीन देखिए संगठन में लगातार परफॉर्म करते रहे हैं और उनका जिस तरह का प्रदर्शन रहा है संगठन में, उसको एक बड़ी वजह इसकी यहाँ पर माना जा रहा है कि उनको यहाँ पर चुना गया। उधर हर जिम्मेदार समय जो है वो हर पूरी करने की छवि उनकी है, हर जिम्मेदारी को जो भी जिम्मेदारी उनको दी गई है और ये एक बहुत अहम पहलू है जिसकी वजह से उनका नाम जो है वो आगे यहाँ पर रहा है इस जिम्मेदारी के लिए। और बिना विवाद, लो प्रोफाइल वर्किंग स्टाइल उनका रहा है, शांति से अपना काम जो है वो करते रहे हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे में केंद्रीय नेतृत्व के फैसलों पर भी सख्त अमल उन्होंने किया है, जो भी जिम्मेदारी उनको दी गई है और चुनावी रणनीति में भी भरोसेमंद सिपाही के तौर पर वो रहे हैं और इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप देखिए जो भी रणनीतियां बीजेपी की हैं वहां पर वो बहुत कारगर हो सकते हैं। चुनावी रणनीतियों में भरोसेमंद सिपाही हैं और संगठन और सरकार के बीच एक मजबूत कड़ी के तौर पर वो काम करते रहे हैं और यही उम्मीद बीजेपी को उनसे आगे भी है। युवा नेताओं में अनुशासन का एक उदाहरण है, क्योंकि उम्र बहुत ज्यादा नहीं है उनकी, एक युवा चेहरा है और ऐसे में एक उदाहरण के तौर पर युवाओं के लिए भी वो यहां पर साबित होंगे। मुश्किल राज्यों में अहम और सफल जिम्मेदारी उन्होंने अब तक यहां पर निभाई है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से प्रक्रिया रही है, उनका नाम कैसे यहां पर चुना गया है और क्यों उनका नाम जो है वो चुना गया, ये हमने यहां पर आपको बताया और अब औपचारिकताएं इसकी यहां पर पूरी हो जाएंगी।
बिल्कुल, और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी अखिलेश शर्मा हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, जब नितिन नवीन को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था और तभी यही भी कहा जा रहा था कि आगे आने वाले समय में नितिन नवीन ही जो है वो अध्यक्ष भी होंगे, और आज वो औपचारिक ऐलान होने वाला है। बिल्कुल, अब से कुछ देर बाद यानी ठीक 2 बजे नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी बीजेपी मुख्यालय पर। 2 से 4 बजे तक ये प्रक्रिया चलेगी। माना जा रहा है कि पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह भी नामांकन की प्रक्रिया के दौरान मौजूद रह सकते हैं, क्योंकि पहला नामांकन जो है वो पीएम मोदी की ओर से ही है। हर नामांकन पत्र पर 20 लोगों के दस्तखत होंगे। हर राज्य से भी तैयार किए गए हैं नामांकन पत्र। हर राज्य से जहां पर बीजेपी का शासन है वहां के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री आदि के दस्तखत इस पर हैं। और उसके बाद 4 बजे तक नामांकन पत्र होने के बाद 5 बजे नामांकन पत्र की स्क्रूटनी की जाएगी। उसके बाद 6 बजे का समय दिया गया है कि जब नामांकन पत्र वापस लिया जा सकता है, और जब उसके बाद जो है औपचारिक घोषणा हो सकती है। हालांकि ये कहा गया कि कल अगर जरूरत हो तो चुनाव कराया जाएगा, लेकिन माना जा रहा है कि आज ही इस प्रक्रिया को अंतिम रूप दे दिया जाएगा, क्योंकि नितिन नवीन ही एकमात्र उम्मीदवार हैं जिनका नामांकन पत्र दाखिल किया जाना है। इसमें राष्ट्रीय परिषद और प्रदेश परिषद के सदस्यों के दस्तखत कराए जा रहे हैं। हर नामांकन पत्र पर 20-20 सदस्यों के इस पर दस्तखत कराए गए। अखिलेश जी, यहाँ पर 2 सवाल है छोटे छोटे मेरे। एक तो देखिए, नितिन नवीन के नाम पर जब मोहर लगी कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर, तब ये सवाल हुआ कि और बहुत सारे वरिष्ठ नेता थे, लेकिन इनका जिस तरह का अनुभव रहा है वो भी जरा आप बताइएगा। और आने वाले वक्त में बड़ी चुनौतियां हैं बीजेपी के सामने। पश्चिम बंगाल का चुनाव है, कुछ वक्त में यूपी का भी चुनाव होगा, तो ये कितनी बड़ी चुनौती हो सकती है इनके लिए? काफी बड़ी चुनौती है, क्योंकि ये वैसे राज्य जहाँ पर कि बीजेपी सत्ता में आने के लिए लंबे समय से संघर्ष कर रही है, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे केरल हो या पश्चिम बंगाल हो। तो आपने देखा भी होगा कि जब वो पिछले महीने कार्यकारी अध्यक्ष बने तो उनके दौरे जो थे वो इन्हीं राज्यों से शुरू हुए। सबसे पहले वो पुडुचेरी गए, फिर तमिलनाडु गए, असम का भी उन्होंने दौरा किया, जहाँ पर कि बीजेपी पिछले 10 साल से शासन में है। तो उनकी प्राथमिकताएं बिल्कुल स्पष्ट है कि जो चुनावी राज्य है वहां पर उन्हें फोकस करना है। और जहां तक उनके चयन का सवाल है, सिर्फ 45 वर्ष के नितिन नवीन को बीजेपी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान दी है। कास्ट भी जो उनकी है, कास्ट से कास्ट न्यूट्रल भी वो हैं, युवा भी हैं, और इसलिए बीजेपी ने संदेश दिया कि ना तो जात पर और न ही उम्र पर। वो साफ साफ ही संदेश देना चाह रही जेन जी को भी कि किस तरह से उनकी नुमाइंदगी पार्टी करना चाहती है, और यही कारण है कि नितिन नवीन को इसलिए चुना गया है। वो अनुभवी भी है, ये बात भी देखी, चाहे 45 वर्ष के हों, लेकिन 5 बार के वो एमएलए और साथ साथ मंत्री भी नीतीश सरकार में रहे, तो ऐसे में उनको अनुभव भी है संगठन का और साथ ही सरकार का। तो बीजेपी को इसीलिए लगा कि नितिन नवीन को कमान दी जानी चाहिए। चलिए, बहुत धन्यवाद अखिलेश जी आपका तमाम जानकारी देने के लिए इस पूरी खबर पर। तो देश की खबरों पर नजरें हमारी लगातार बनी हुई है। एक बड़ी खबर आ रही है इस वक्त स्पेन से, आपको जानकारी दे दें। यहाँ पर 2 ट्रेनों की टक्कर हो गई, जिसमें 20 लोगों की मौत हो गई है। मलागा और मैड्रिड रूट पर इसका असर अब देखने को मिल रहा है। यहाँ पर बताया आपको, ट्रेनों में लगभग 500 यात्री उस वक्त सवार थे जब यह हादसा हुआ है। इस हादसे में 73 यात्री बताया जा रहा है कि घायल हो गए हैं, और ये उस वक्त की दुर्घटना स्थल की तस्वीरें हैं जो आपके सामने हैं, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि कोशिश की जा रही थी कि कैसे यहाँ पर यात्रियों को बाहर निकाला जाए। स्पेन का मामला है जहाँ पर 2 ट्रेनें यहाँ पर आपस में टकरा गई हैं। वैसे यहाँ पर आयुषी कहा जाता है कि इनका जो रेल नेटवर्क है बहुत अत्याधुनिक है, लेकिन फिर भी वहाँ पर ऐसा हादसा हो जाना जहाँ पर 2 ट्रेनें जो है आमने सामने आ जाएं, ये अपने आप में काफ़ी गंभीर मामला नजर आता है। हालांकि कई लोग इसमें घायल भी बताए जा रहे हैं। तुरंत ये काम यहाँ पर शुरू किया गया था, और अब अपडेट ये आ रहा है कि 20 लोगों की मौत इसमें हो गई। बिल्कुल, 20 लोगों की मौत हो गई है ताबिश, और 73 लोग जो है घायल हैं। और इसी आंकड़े से आप समझ सकते हैं कितना भीषण ये हादसा था। और ट्रेन की तस्वीरें आप देखिए, पूरे तरीके से आगे का जो हिस्सा है ट्रेन का वो क्षतिग्रस्त हो गया है। आगे बढ़ते और अब पश्चिम बंगाल की हम बात करते हैं। देखिए, पीएम मोदी पश्चिम बंगाल असम के दौरे पर थे, और वहां से बहुत महत्वपूर्ण अपडेट निकल कर आए हैं, जहां पर सिंगूर की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से परिवर्तन का बिगुल यहां पर फूंक दिया है। और विकास के जिस भरोसे ने बिहार में एनडीए की नैया पार लगाई है, पीएम अब उसी भरोसे की बात पश्चिम बंगाल में करते हुए नजर आए। बिल्कुल, देखिए, पीएम मोदी उसी फॉर्मूले को बंगाल के रण में उतार चुके हैं। सिंगूर की रैली में पीएम का पूरा फोकस बंगाल के विकास पर था, और संदेश साफ था कि जो विकास की मांग की जा रही है वो पूरा करेंगे, और वही असली खेला करेगा जो विकास की मांग को पूरा करेगा। ये पश्चिम बंगाल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो सियासी शंखनाद है जिसमें विकास का विजन भी है और चुनावी मिशन भी है। प्रधानमंत्री ने सिंगूर में जनसभा की तो ममता बनर्जी की तृणमूल सरकार पर जोरदार हमला बोला। प्रधानमंत्री ने कहा कि ममता बनर्जी की दुश्मनी बीजेपी से है,
लेकिन वो बदला बंगाल के लोगों से लेती है। यहाँ की टीएमसी सरकार केंद्र सरकार की योजनाओं को आप तक ठीक से पहुंचने ही नहीं देती। अरे भाई, अगर इनको मोदी से परेशानी है ये तो मैं समझ सकता हूं, इनको बीजेपी से दुश्मनी है ये भी समझ में आता है, लेकिन टीएमसी तो बंगाल के लोगों से अपनी दुश्मनी निकाल रही है। सिंगूर वो जगह है जहां आंदोलन कर ममता बनर्जी ने 2011 में बंगाल की सत्ता के शिखर तक पहुंचने का रास्ता तैयार किया था। लेकिन 15 बरस बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी सिंगूर से उन्हें चैलेंज कर रहे हैं। बंगाल में उद्योग तभी लगेंगे, निवेश तभी आएगा जब यहां कानून व्यवस्था बेहतर होगी। आपको भी पता है कि यहां हर चीज पर सिंडिकेट टैक्स लगाया जाता है। इस सिंडिकेट टैक्स को, इस माफियावाद को भाजपा सरकार ही खत्म करेगी, और ये भी मोदी की गारंटी है। सिंगूर में प्रधानमंत्री ने विकास का मुद्दा उठाकर जनता की चुनावी नब्ज टटोली और गरीब कल्याण का मुद्दा उठा दिया। बोले, जो सरकार लोगों तक सुविधाएं पहुंचने से रोकती है उसे जनता सजा देती है। प्रधानमंत्री ने लगे हाथ उस आयुष्मान योजना का भी जिक्र किया जिसे पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने आज तक लागू नहीं होने दिया। देश में जो भी सरकारें विकास को रोकती हैं, गरीब कल्याण के काम में रुकावट डालती है, देश का मतदाता अब जान चुका है, देश का मतदाता जाग चुका है। ये रुकावट डालने वाले हर किसी को लगातार सजा मिलती रही है। साथियों, बंगाल की जनता ठान चुकी है, यहां के लोग टीएमसी की निर्मम सरकार को सबक सिखाने वाले हैं, ताकि यहां भी बीजेपी सरकार बने। प्रधानमंत्री ने मालदा को विकास योजनाओं की सौगात दी थी। बारी हुगली की थी, जहां प्रधानमंत्री ने करीब 830 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण किया। सिंगूर में प्रधानमंत्री ने 3 वंदे भारत स्लीपर ट्रेन और नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी भी दिखाई। विरोधी पर प्रहार, विकास को रफ्तार और जनता से जुड़ाव, ये किसी भी पार्टी के पक्ष में पासा पलट सकते हैं और प्रधानमंत्री मोदी को इसमें महारत हासिल है। आगे बढ़ते हैं और महाराष्ट्र से एक बड़ी खबर आपको दिखाते हैं। यहाँ पर ठाणे से बड़ी खबर आई है। ठाणे के भिवंडी में देर रात जमकर बवाल हो गया। 2 राजनीतिक गुटों के समर्थक यहाँ पर आमने सामने आ गए। लाठी डंडे यहाँ पर चले। बीजेपी विधायक और पूर्व महापौर के समर्थकों में हिंसक झड़प हो गई। तोड़फोड़ और पथराव के बाद इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और आरोप यह है कि भाजपा विधायक महेश चौगुले के समर्थकों ने पूर्व महापौर विलास पाटिल के बंगले पर पथराव कर दिया। इस घटना के बाद से जब पूर्व महापौर के समर्थक विरोध स्वरूप चौक पर यहाँ पर जमा हुए तो वहां भी विधायक समर्थकों ने फिर से पथराव कर दिया, जिससे पूर्व महापौर के समर्थक आग बबूला हो गए और आमने सामने यहाँ पर ये 2 गुट जो हैं दुखे में नजर आए। रविवार को मुंबई से सटे भिवंडी का ये इलाका जंग का मैदान बन गया। लोग कुछ समझ पाते इतने में लाठी डंडों के साथ 2 गुट आपस में भिड़ गए। लोगों ने देखा कि एक दफ्तर पर कुछ लाठियों के साथ पहुंचे और जमकर तोड़फोड़ की। कुछ ही देर में अफरा तफरी का माहौल बन गया। वीडियो में दिखा कि तोड़फोड़ करने वाले कुछ ही देर बाद मौके से फरार हो गए। तोड़फोड़ की जानकारी पुलिस को मिली तो बड़ी संख्या में पुलिस बल भी मौके पर पहुंच गई।
पूछताछ में पता चला कि ये मारपीट बीजेपी विधायक महेश चौगुले और पूर्व महापौर विलास पाटिल के समर्थकों के बीच हो रही थी। बताया जा रहा है कि विधायक चौगुले के समर्थकों ने पूर्व महापौर विलास पाटिल के बंगले पर पथराव कर दिया। इस घटना के बाद जब पूर्व महापौर के समर्थक विरोध स्वरूप चौक पर जमा हुए तो वहां भी विधायक समर्थकों द्वारा दोबारा पथराव हुआ। हालांकि अब तक ये साफ नहीं हुआ है कि आखिर इस पूरी जंग की वजह क्या थी, लेकिन फिलहाल के लिए मौके पर पुलिस बल तैनात है और तनाव की स्थिति बनी हुई है। और चलिए अब बरेली से एक बड़ी खबर आपको बता दें, यहाँ रुपए मांगने पर हैवानियत देखने को मिली है। दबंगों ने एक दलित युवक का सिर मुंडवा दिया। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो काफी वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि उधार के रुपए वापस मांगने ये युवक गया था और जब इसने अपने पैसे मांगे तो इसकी जमकर पिटाई कर दी गई, उसका सिर मुंडवा दिया गया, उसके मुंह पर कालिख पोत दिया गया। हालांकि पुलिस ने अब कार्रवाई करते हुए आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। तस्वीरें भी आप देखिए, ये वही युवक जिसके साथ हैवानियत की गई। दलित युवक बताया जा रहा है जो अपने उधार के पैसे वापस मांगने गया था, तो दबंगों ने कैसा बर्ताव इसके साथ किया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पहले इसका सिर मुंडवाया और उसके बाद कालिख पोतकर इसे पूरे गांव में घुमाया गया। और तस्वीरें आप देखिए, जो आसपास के लोग हैं तमाशबीन बने रहे, वीडियो बनाते रहे, लेकिन कोई भी इस युवक को बचाने के लिए आगे नहीं बढ़ा। आप देखिए उसके साथ मारपीट कर रहे हैं, सिर मुंडवा रहे हैं और उसके मुंह पर कालिख पोत रहे हैं। और इसका कसूर सिर्फ क्या था कि उसने अपने उधार के पैसे मांगने ये युवक गया था और वहां पर इसके साथ ये बर्बरता की गई। यूपी के बरेली का ये पूरा मामला है। हालांकि जब वीडियो वायरल हुआ उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को हिरासत में लिया है और इसी पर एक रिपोर्ट अब आपको दिखाते हैं। ये वीडियो सिर्फ किसी को सजा देने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये इंसानियत को शर्मसार करने के साथ ही कई सवाल भी खड़े करता है। वीडियो बरेली के नवाबगंज इलाके का है। जिस शख्स के साथ ये हैवानियत की जा रही है उसकी गलती सिर्फ इतनी ही थी कि वो उधार दिए हुए पैसे मांगने गया था। उन दबंगों ने पैसे तो नहीं लौटाए, लेकिन शख्स के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। पहले तो उन लोगों ने युवक की पिटाई की, उसका सिर मूंड दिया, मूंछें और आंखों की भौं को भी साफ कर दिया। जब ये सब करके भी उन्हें चैन नहीं मिला तो उन्होंने उस युवक के चेहरे पर कीचड़ पोत दिया। पीड़ित का आरोप है कि कुछ समय पहले चंद्रसेन ने ट्रैक्टर खरीदने के लिए उससे करीब 4.5 लाख रुपए उधार लिए थे। काफी समय बीत जाने के बाद भी जब रुपए वापस नहीं किए गए तो पप्पू ने अपना पैसा मांगा। इसी बात पर विवाद बढ़ गया। फिलहाल पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। 3 आरोपियों पर नामजद और 4 से 5 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी रिपोर्ट दर्ज कर ली है। अब एक मामला दिल्ली से आपको दिखाते हैं। दिल्ली में लॉरेंस गैंग पर बड़ा एक्शन हुआ है और लॉरेंस बिश्नोई गैंग का वांटेड शूटर यहां पर गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली राजस्थान पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन। प्रदीप का रंगदारी हथियार तस्करी का आरोप है जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है और गैंग को हथियार सप्लाई करता था प्रदीप। इसी को काम दिया गया था हथियार सप्लाई करने का और बड़ी कार्रवाई करते हुए दिल्ली पुलिस ने इस वांटेड शूटर को गिरफ्तार किया है। बता दें आपको, दिल्ली और राजस्थान पुलिस का ये ज्वाइंट ऑपरेशन था, संयुक्त ऑपरेशन था, जिसके तहत इस आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इसका काम था गैंग को हथियार सप्लाई करना। काफी समय से पुलिस इसकी तलाश कर रही थी और बड़ी कामयाबी दिल्ली पुलिस को मिली है इसे गिरफ्तार करने में। तो ये शूटर जो है ये वांटेड था। काफी वक्त से पुलिस इसकी तलाश कर रही थी और जिस तरह से गैंग वॉर के कई सारे मामले हाल के दिनों में नजर आए हैं, ऐसे में दिल्ली में पुलिस काफी सख्त है इस तरह के लोगों पर जिनकी आपराधिक बैकग्राउंड रहा है और ऐसे में इसको यहाँ पर पकड़ा गया है। और आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर आपको बता दें। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकियों और सेना के बीच जो एनकाउंटर है वो जारी है। दोनों पक्षों के बीच कई घंटों तक भीषण गोलीबारी की खबर भी मिल रही है। यहाँ पर आपको बताएं, घेराबंदी को मजबूत करने और आतंकवादियों के खात्मे के लिए अतिरिक्त बल तैनात किया गया है। सेना के जम्मू स्थित व्हाइट नाइट कोर द्वारा ऑपरेशन तराशी यहाँ पर चलाया जा रहा है, तराशी 1। और इस सिलसिले में इस ऑपरेशन के जरिए जो आतंकी हैं उन पर शिकंजा यहाँ पर कसा जा रहा है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ का ये ताजा मामला है जहां पर आतंकियों और सेना के बीच एनकाउंटर हुआ है। लगातार ये एनकाउंटर यहां पर जारी है। ये बताया जा रहा है कि आतंकियों को यहां पर सुरक्षा बलों ने हमारे घेरा है और मुंहतोड़ जवाब उनको दिया जा रहा है।
हाल के वक्त में कई ऐसी कोशिशें पाकिस्तान की तरफ से हुई हैं जहां पर घुसपैठ कराई जाए, ड्रोन के जरिए हथियार जो है वो गिराए जाएं, और ये तमाम हरकतें, तमाम कोशिशें हमारे सुरक्षा बलों ने नाकाम की हैं। और ये ताजा मामला जो यहां पर सामने आया है, उसके बाद ऑपरेशन तराशी यहां पर चलाया जा रहा है और आतंकियों पर शिकंजा यहां पर कसा जा रहा है। किश्तवाड़ में आतंकियों से मुठभेड़ हो रही है और कई घंटों से ये भीषण एनकाउंटर यहां पर जारी है। भीषण गोलीबारी, दोनों तरफ से जो है फायरिंग हो रही है। बताया जा रहा है कि जैश के ये आतंकी हैं जिन्हें इस वक्त घाटी में सेना ने घेर लिया है और आने जाने वाले जो वाहन हैं उनकी भी सघन चेकिंग की जा रही है। तस्वीरें आप देखिए, गाड़ियों को रोककर उनकी चेकिंग की जा रही है और ऑपरेशन तराशी 1 इसे नाम दिया गया है, जिसके चलते जो आतंकी है उन्हें घेरा जा रहा है। तो लगातार ऐसी कई गतिविधियां घाटी में देखने को मिली जहां पर घुसपैठ करने की कोशिश आतंकियों की तरफ से की गई। हालांकि मुंहतोड़ जवाब देते हुए सेना ने कई आतंकियों को ढेर भी कर दिया है और अब बताया जा रहा है कि कई और जो आतंकी हैं इस वक्त घाटी में एक्टिव नजर आ रहे हैं, जिन्हें इस वक्त घेरा हुआ है सेना ने। जैश के आतंकी है और ऑपरेशन तराशी 1 के जरिए जो है एक्शन सेना का इस वक्त जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहा है। किश्तवाड़ में आतंकी और सेना के बीच एनकाउंटर की भी खबर है और बताया जा रहा है कि कई घंटों तक दोनों तरफ से गोलीबारी हुई, जिसके बाद घेराबंदी के लिए अतिरिक्त बल को भी मौके पर तैनात किया गया है। जांच जारी है और सर्च ऑपरेशन भी इलाके में किया जा रहा है। प्रदीप हमारे साथ जुड़े हमारे सहयोगी। प्रदीप, बताइए इस ऑपरेशन के बारे में क्या अपडेट मिल रहा है? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा, पिछले 24 घंटे से यहाँ पे ऑपरेशन चल रहा है। कल सुबह इंफॉर्मेशन मिली थी कि यहाँ पे 3 जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादी छुपे हुए हैं, उसके बाद यहाँ पे ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। जैसे ही सोनर के इलाके में ऑपरेशन कंडक्ट किया जा रहा था, उस समय आतंकवादी जो कि एक माउंटेनस हाइट पर थे, उन्होंने 2 ग्रेनेड दागे थे और उसके बाद उन्होंने फायरिंग की थी, जिसकी वजह से 7 जो थे हमारे सुरक्षा कर्मी जो है इंजर्ड हुए थे। उसके बाद से एडिशनल रिइंफोर्समेंट वहां पे बुलाई गई और कुछ देर तक फायरिंग चलती रही, लेकिन फिर बाद में कुछ देर तक फायरिंग रुक गई। फिर देर रात को एक बार फिर से फायरिंग शुरू हो गई थी। उसके बाद से और वहां पे ट्रूप्स बुलाई गई हैं ताकि इन आतंकवादियों को मार गिराया जाए, क्योंकि पिछले 1 महीने से यहाँ पे ऑपरेशन बेसिकली चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तानी आतंकवादी सैफुल्लाह जो है वो ऑपरेट कर रहा है और उसके साथ उसके साथी भी ऑपरेट कर रहे हैं। उनको मार गिराने के लिए एक अभियान चल रहा है, जिसकी वजह से आतंकवादी जो है छुपते हुए नजर आ रहे हैं। कभी एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी की तरफ छुप रहे हैं और कल भी ऐसा ही हुआ। जब ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, वो पहाड़ी पे छुपे हुए थे। जैसे घर में फौज दाखिल होती है उस वक्त उन्होंने ग्रेनेड ड्रॉप किए और अब सुबह जैसे ही रोशनी आई है, एक बार फिर से ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया गया और पूरी कोशिश है कि जल्दी से जल्दी इन पाकिस्तानी आतंकवादियों को मार गिराया जाए, क्योंकि बिल्कुल जाहिर तौर पर प्रदीप, कोई कसर यहाँ पर नहीं छोड़ी जाएगी इन आतंकियों को जवाब देने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका सब ताजा जानकारी के लिए। तो ऐसे देखिए, कोशिशें पाकिस्तान की तरफ से होती रही हैं और ये जो मामला है इसमें भी मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। उधर गणतंत्र दिवस है तो उसकी तैयारियां कैसे चल रही है भी बताते हैं। बिल्कुल, देखिए दिल्ली में गणतंत्र दिवस की तैयारी जो है वो तेज हो गई है, क्योंकि सुरक्षा के मद्देनजर सतर्कता को बढ़ा दिया गया है। पुलिस ने आतंकियों के पोस्टर भी लगाए हैं और मोस्ट वांटेड आतंकियों के पोस्टर जगह जगह लगाए गए हैं। यहाँ पर भी देखिए अलर्ट किया जा रहा है कि किस तरह से एहतियात बरतने की जरूरत है। जो मोस्ट वांटेड लोग हैं, जो आतंकी हैं, उनके पोस्टर लगाकर आगाह लोगों को किया जा रहा है कि अगर कोई गतिविधि अगर इनकी हो, कहीं पर इस तरह के लोग नजर आए तो लोगों को भी जानकारी हो, वो इसकी जानकारी यहाँ पर पुलिस तक और सुरक्षा बलों तक पहुंचा सके। तैयारी को लेकर दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट पर है। दिल्ली में जगह जगह ऐसे पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं जिन पर खालिस्तानी आतंकियों के नाम है। तस्वीर अगर मैं आपको दिखाऊं, इस समय मेरी मौजूदगी दिल्ली के नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर है। आप देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस के पास इस समय ऐसे आतंकवादियों के पोस्टर हैं। आप देखते हैं अल कायदा से जुड़े हुए हैं और आप देखिए मोहम्मद शर्जील पहला नाम है, मोहम्मद रेहान, अबू सुफियान, सैयद मोहम्मद, मोहम्मद शाहिद और मोहम्मद उमर, ये सभी के सभी आतंकवादी अल कायदा से जुड़े हुए हैं। और इस तरीके से पहले से ही ऐसे कई इनपुट्स यहाँ पर दिल्ली पुलिस को मिल चुके हैं कि इस बार खालिस्तानी कहीं ना कहीं जो आतंकी हमला है उसकी निशानी पर है। और इस समय 26 जनवरी जब बहुत ज़्यादा नज़दीक है तो ऐसे में पोस्टर्स यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। आपको अगर मैं दूसरी तस्वीर यहाँ पर दिखाऊँ तो देखिए ये पोस्टर भी यहाँ पर लगाया जा रहा है और आप देख सकते हैं कि इसमें आतंकवादी जो है ये अलग है, ये आतंकवादी अल कायदा का पोस्टर है। एक बार दूसरा पोस्टर में दिखाए तो देखिए दिल्ली पुलिस फिलहाल यहाँ पर और भी जो अलग अलग पोस्टर्स हैं इन्हें लगा रही है। ये देखिए ये अलग जो आतंकी है, खालिस्तानी आतंकी है, ये इनके साथ है। इनके नाम देखिए आप,
वदावा सिंह बब्बर है, पुरुषोत्तम सिंह पम्मा है, गुरमीत सिंह बग्गा है और भूपिंदर सिंह भिंडा है। देखिए, इन सभी के पोस्टर्स अब दिल्ली के उन जगहों पे लगाए जा रहे हैं जो कि भीड़भाड़ वाली जगह हैं, ताकि लोग इन्हें पहचान सके और कहीं ना कहीं जो खतरा दिल्ली की तरफ, चाहे वो अलकायदा की तरफ से हो, चाहे वो खालिस्तानी आतंकियों की तरफ से हो, उसको पहले से ही कहीं ना कहीं समझ करके इस पर कार्रवाई की जाए। तो इस तरीके से जो भी भीड़ भाड़ वाली जगह है, चाहे वो मार्केट्स हो, चाहे वो यहाँ पर जैसे रेलवे स्टेशन हो, इन जगहों पर ये पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं और ये दिखाता है कि फिलहाल दिल्ली पुलिस लगातार निगरानी बनाए हुए है और जो दिल्ली में हाई अलर्ट है, कड़ी सुरक्षा है, वो भी यहाँ पर अब बढ़ा दी गई है। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी अरुण सिंह के साथ मैं शुभांग सिंह ठाकुर, एनटीवी इंडिया। आगे बढ़ते हैं और अब हैदराबाद से आपको एक हैरान कर देने वाली वारदात बताते हैं। हैदराबाद में देखिए 20 सड़क पर मर्डर कर दिया गया और युवक की हत्या का लाइव वीडियो अब यहां पर सामने आया है। कई लोगों ने युवक पर हमला यहां पर किया और खूब उसको पीटा गया। आरोपियों ने चाकू से इस युवक पर हमला कर दिया था। तस्वीरें जरा आप देखिए, वो सामने आपको एक युवक खड़ा हुआ नजर आएगा और हमलावर अचानक से उस पर हमला कर देते हैं और बाकायदा सरेराह चाकुओं से इस युवक पर जो है वो हमला किया गया और किसी जल्दबाजी में ये हमलावर नजर नहीं आए। ये ध्यान देने वाली बात है। इस वीडियो में लोगों ने घायल को उसके बाद अस्पताल पहुंचाया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। हत्या के पीछे की वजहों की अब जांच की जा रही है। तो ये बहुत हैरान करने वाला मामला है। वहां पर जो लोग मौजूद थे उन्होंने इस पूरी वारदात को कैमरे में रिकॉर्ड किया है। सामने आप देखिए, पीली शर्ट पे ये युवक यहाँ पर नजर आ रहा है, चाकू से एक व्यक्ति की हत्या कर देता है और उसके बाद बड़ी तसल्ली के साथ वहां पर ये खड़ा हुआ नजर आता है। पुलिस जांच कर रही है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया, कौन है ये व्यक्ति। तो अगर आप भी रील बनाने के शौकीन हैं तो ये खबर आपके लिए है, क्योंकि उत्तराखंड में जल्द ही 4 धाम यात्रा की शुरुआत होने वाली है और मुख्य मंदिर यानी कि बद्रीनाथ और केदारनाथ परिसर में इस बार मोबाइल फोन और कैमरों पर बैन लगा दिया गया है। यानी कि मंदिर परिसर पर अब आपको जो लोग रील बनाते दिखते थे वो नहीं दिखेंगे। क्यों यह फैसला लिया गया है, इस रिपोर्ट में देखिए। चार धाम यात्रा में फोन पर लगी पाबंदी। मंदिर परिसरों में अब नहीं बनेगी रील। चार धाम यात्रा हमेशा से भक्ति और श्रद्धा का विषय तो था, लेकिन हाल ही में सोशल मीडिया और यूट्यूब की दुनिया से जुड़े युवा लोगों ने इसको रील बनाने और ब्लॉगिंग करने का अवसर बना दिया था। नतीजा ये हुआ कि प्रसाद से ज्यादा वहाँ लोग मोबाइल और कैमरे लेकर पहुँचने लगे। समस्या तब बढ़ गई जब दर्शन के लिए पहुँचे लोगों को दिक्कतें होने लगी। मंदिर परिसर से भीड़ कम होने का नाम ही नहीं लेती थी। इसका मुख्य कारण वहाँ खड़े वो लोग थे जो वीडियो रिकॉर्डिंग या रील बनाने में जुटे हुए थे। अब उत्तराखंड चार धाम के सभी इलाकों के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सीनियर पुलिस सुपरिंटेंडेंट और अधिकारियों ने एक मीटिंग के बाद ये फैसला किया कि मंदिर परिसरों में मोबाइल फोन और कैमरों पर पूरी तरह रोक लगाई जाए। फिलहाल निर्णय लिया है कि बद्रीनाथ जी में जो हमारा सिंह द्वार है उसके आगे कोई कैमरा लेकर नहीं जाएगा। उसके लिए एक BKTC एक व्यवस्था क्लॉक रूम की रखेगी, जहां पर अपने कैमरे को आप मोबाइल को डिपॉजिट करिए, दर्शन करिए, अपना वीडियो लीजिए और बाहर निकलिए। सिमिलरली जो केदारनाथ जी में जो चबूतरे वाली एरिया है वहां पर भी कहा गया है कि नहीं, ये धार्मिक यात्रा है, हम दूसरी श्रद्धा से आते हैं, आप उसके बाहर जाइए, आप मंदिर के बैकग्राउंड को लेकर फोटो ले सकते हैं। गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने बताया कि राज्य की चार धाम यात्रा एक पवित्र तीर्थ यात्रा है, जहां लोग भक्ति भाव से आते हैं। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए मंदिर में प्रवेश करने से पहले अपने मोबाइल फोन और कैमरे जमा करने होंगे। जो अननेसेसरी लोग आ जाते हैं और आधे आधे एक घंटे उसी परिसर में घूमते हैं, तो जो वास्तव में श्रद्धालु होते हैं उनको फिर प्रतीक्षा का सामना करना पड़ता है। तो ये हम लोगों ने एक निर्णय लिया है। पिछले तीर्थ यात्रा सीजन के दौरान राज्य के चार धामों गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ में 50 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए थे। इस साल तीर्थ यात्रा को और भी सुचारू और आसान बनाने के प्रयास किए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। अब दिल्ली से आपको खबर दिखाते हैं कि ऐसे गिरोह के बारे में जो गाड़ियां चोरी करने के काम में लगा हुआ था। दिल्ली पुलिस ने गाड़ियों पर हाथ साफ करने वाले इस बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है।
बिल्कुल, गिरफ्तारी के दौरान चोरों के पास से पुलिस को कई गाड़ियां भी मिली है। कैसे पुलिस इन चोरों तक पहुंची है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। एक दो नहीं बल्कि 16, जी हां 16 लग्जरी गाड़ियां, वो भी सभी चोरी की। दिल्ली पुलिस ने रविवार को लग्जरी गाड़ियों की चोरी करने वाले गैंग को धर दबोचा। गैंग के 3 आरोपी पकड़े गए और 16 लग्जरी गाड़ियां बरामद की गईं। लेकिन मामला इतना छोटा सा नहीं है। पुलिस को जांच में यह पता चला है कि यह गैंग सिर्फ चोरियां नहीं करता था, बल्कि लोन डिफॉल्टर गाड़ियों को खरीदने के बाद गाड़ी का फर्जी रजिस्ट्रेशन बनाता था और फिर चेसिस नंबर से छेड़छाड़ करने के बाद गाड़ी को बेच दिया करते थे। बीते कई दिनों से पुलिस की गाड़ी चोरी होने की जानकारी मिल रही थी, जिसके बाद पुलिस ने अलग अलग माध्यम से सर्विलांस कर पंजाब के जालंधर में छापा मारा। छापेमारी के दौरान ही इस बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ। फिलहाल पुलिस ने इस गैंग के 3 आरोपियों को पकड़ा है और गैंग के बाकी लोगों की तलाश की जा रही है। अब बड़ी खबर आपको पटना से बता दें, जहां नीट छात्रा की मौत का मामला लगातार गर्माता जा रहा है और पुलिस का एक्शन भी इस मामले में देखने को मिला है। मौत केस में एक्शन में है पुलिस प्रशासन, अभी जांच चल रही है। एसपी सदर का कहना है एसआईटी के साथ पुलिस के पहुंचने पर अस्पताल में हंगामा हो गया। तो इस मामले को एसआईटी देख रही है और ऐसे में लोग बहुत नाराज हैं इस घटना के बाद से, और यहाँ पर अस्पताल की तरफ से इस मामले को लेकर अपडेट दिया जाना था, लेकिन क्योंकि एसआईटी जांच है तो इसलिए वो अपडेट भी नहीं हो पाया। और लोगों की नाराजगी जरा आप देखिए, यहाँ पर इकट्ठा लोग हुए थे इस मामले में इंसाफ की मांग को लेकर। अस्पताल में हंगामा हुआ, प्रभात मेमोरियल अस्पताल के बाहर लोग यहाँ पर जमा हुए थे। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं जिससे पूरा मामला और इस पर किस तरह से अब जांच आगे बढ़ रही है आपको समझ आए। बिहार के जहानाबाद के रहने वाली एक लड़की का सपना डॉक्टर बनने का था। वो पटना के गर्ल्स हॉस्टल में रहकर नीट की तैयारी कर रही थी। नए साल के बाद 5 जनवरी को वो हॉस्टल लौटी। फिर 6 जनवरी को वो हॉस्टल में बेहोश अवस्था में पाई गई और उसे आनन फानन में एक निजी अस्पताल में ले जाया गया। लगातार 5 दिन जीवन मृत्यु के बीच जूझने के बाद 11 जनवरी को उसकी मौत हो गई। ये घटना सामने आते ही पटना पुलिस प्रशासन की ओर से साफ कहा गया कि रेप या यौन उत्पीड़न की कोई घटना नहीं हुई। ये दावा पटना एसएसपी एएसपी स्तर तक भी दोहराया गया। मगर 14 जनवरी को आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पूरा का पूरा मामला ही पलट दिया। रिपोर्ट में जिक्र है कि सेक्सुअल वायलेंस कैन नॉट बी रूल्ड आउट, यानी यौन हिंसा से इनकार नहीं किया जा सकता। इस एक पॉइंट ने प्रशासन के शुरुआती दावों को कटघरे में खड़ा कर दिया और केस को नए मोड़ पर ला दिया। क्या चाहते हैं दोषी उसको? हाँ, फांसी चाहते हैं सर। हम वही दिन संतोष होंगे। मेरी बेटी की इंसाफ आप दिया दीजिएगा, जाने के माय के लाल है ऐसे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ऐसी है जिसे देख किसी की भी रूह कांप जाए। रिपोर्ट में जिन बातों का जिक्र किया गया है उनसे ये मामला एक साधारण मौत का तो नहीं लग रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक छात्रा के शरीर पर नाखून से नोचे जाने के जख्म ये जबरन हिंसा की ओर इशारा कर रहे हैं। रिपोर्ट में 1 से ज्यादा लोग होने की आशंका, छात्रा को नशे का इंजेक्शन दिए जाने की भी आशंका, चेहरे, गर्दन, कंधे समेत कई जगह घाव, प्राइवेट पार्ट में भी घाव और सूजन के निशान। अभी एसआईटी के द्वारा जो घटनास्थल है उसका मुआयना किया गया है और उसमें जो भी जांच के बिंदु हैं उन सभी बिंदुओं पर जो टेक्निकल जो जांच होगी वो भी है, और उसके अलावा जो बाकी अभी तक अनुसंधान में प्रोग्रेस हुई है उस सब की समीक्षा की जाएगी। आज अभी आपने देखा एडीजी कमजोर वर्ग के द्वारा भी विजिट किया गया है, तो पुलिस मुख्यालय के द्वारा और सरकार के द्वारा मामला को पूरा गंभीरता से जांच किया जा रहा है और एसआईटी का प्रयास है कि जल्द से जल्द मामले को सुलझाएं। मृतिका के परिजनों का आरोप है कि हॉस्टल संचालक ने बेटी की हत्या की है। उसने मामले को दबाने के लिए इसे नींद की अधिक गोलियां खाने से जोड़ दिया। परिवार का कहना है कि शुरू से ही सच्चाई छिपाने की कोशिश की गई। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने उनके शक को और गहरा दिया है। इस पूरे मामले पर राजनीति भी तेज हो गई है। जन सुराज पार्टी प्रमुख प्रशांत किशोर इस मामले में पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा से मिलने पहुंचे। वहीं तेजस्वी यादव भी इस मुद्दे को लेकर ट्वीट करते नजर आए। पप्पू यादव भी इस मुद्दे पर सवाल उठाते नजर आए। हमको बताइए
मुझे नहीं पता डॉक्टर सतीश की क्या भूमिका है या क्या नहीं भूमिका है, लेकिन मनीष रंजन और कई डॉक्टर इसमें लगातार कहीं न कहीं साजिश का एक हिस्सा है। बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि इस मामले में पुलिस जांच कर रही है, एसआईटी का गठन हो गया है और किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस अपना काम कर रही है, तो पुलिस लगातार समीक्षा कर रही है, उच्च स्तरीय टीम बनाई गई है और आपने देखा होगा डीजीपी साहब स्वयं इसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। पप्पू यादव और कई सारे जो राजनेता है वो कह रहे हैं कि अस्पताल प्रशासन की मिली भगत है इस पूरे मामले में, और जो इसका ओनर है श्रवण अग्रवाल, उस पर भी कई सारे गंभीर आरोप नेताओं के द्वारा लगाए जा रहे हैं। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। यूपी के गोरखपुर से आपको खबर बता दें, जहां एक छात्रा के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। युवक ने लड़की का हाथ पकड़कर खींचा, पहले हाथ पकड़ा और उसे गली में ले जाने की कोशिश की। हालांकि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और ये तस्वीरें आप देखिए कैसे पहले युवक जो है इस लड़की का पीछा करता है, पीछा करते हुए उसे गली में खींचने की कोशिश करता है और लड़की ने किसी तरह से अपने हाथ छुड़ाकर वहां से भागी। और वीडियो जब वायरल हुआ तो पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया और उसके बाद कैसे गिड़गिड़ाता हुआ पुलिस के सामने नजर आ रहा है ये आरोपी, आप भी सुनिए। हमारा शुभम नाम है, पापा का नाम से बहुत बड़ी गलती हो गई। हमारा शुभम नाम है, पापा का नाम राजेश है। हम एक लड़की का हाथ पकड़ लिया, आपसे कभी नहीं करेंगे, सभी लोग मिलकर माफ कर दिए सर। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमारा शुभम नाम है, पापा का नाम राजेश है। हम एक लड़की का हाथ पकड़ लिया, आपसे कभी नहीं करेंगे, सभी लोग मिलकर माफ कर दिए सर। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमारा शुभम। आगे बढ़ते और अब आपको एक खबर मैसूरू से दिखाते हैं, जहां पर एसपी का किक स्टंट देखने को मिला है और खाकी का जो किक स्टाइल है ये बहुत वायरल हो रहा है। कर्नाटक के मैसूरू का ये वीडियो है जो अब काफी सुर्खियों में बना हुआ है। मैसूरू के एसपी का ये दरअसल वीडियो काफी वायरल है। इसकी वजह यह है कि बाइक सवार को लात मारने की कोशिश करते हुए वो नजर आ रहा है। मैसूरू के एसपी मल्लिकार्जुन बालादंडी का ये वीडियो है। दरअसल रविवार को मुख्यमंत्री सिद्धरामैया का काफिला एक ट्रैफिक जाम में फंस गया था, तभी एक बाइकर ने कथित तौर पर बीच में घुसने की कोशिश की और उसी वक्त मौके पर मौजूद एसपी मल्लिकार्जुन बालादंडी ने बाइकर को रोकने के लिए उसे जूते से लात मारने की कोशिश की। घटना का वीडियो बन गया और अब ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। देखिए ट्रेन पर चढ़ने उतरने की जल्दबाजी कितनी खतरनाक हो सकती है, ये लोगों को पता तो है, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो एक ट्रेन को पकड़ने के लिए अपनी जान की बाजी तक लगा देते हैं। मतलब सोचिए आप कितना वक्त आप बचा लेंगे सब कोशिश करके और जान को आप खतरे में डाल रहे हैं। ताजा मामला प्रयागराज के रेलवे स्टेशन का है, जहां पर क्या हुआ है ये जरा आप भी इस रिपोर्ट में देखिए। ये जो हड़बड़ी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये दो लोगों के जान को बचाने की कोशिश है। ये वीडियो प्रयागराज के रेलवे स्टेशन का है, जहां एक यात्री अपने बच्चे के साथ चलती ट्रेन पर चढ़ने की कोशिश में प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच गिर जाता है। लेकिन राहत की बात रही कि मौका रहते ही आरपीएफ के जवानों ने इन दो जानों को मौका रहते ही बचा लिया। पूरी घटना रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे कुछ ही सेकंड में आरपीएफ के जवानों ने तेजी से कार्रवाई करते हुए दोनों की जान बचा ली। इतना ही नहीं, बाद में यात्री सुरक्षित रूप से ट्रेन में सवार होकर अपनी यात्रा पर निकल गए। रेलवे अधिकारियों ने आरपीएफ की इस साहसी कार्रवाई की सराहना की है। साथ ही यात्रियों से अपील भी की है कि चलती ट्रेन पर कभी भी चढ़ने या उतरने की कोशिश ना करें, क्योंकि एक छोटी सी गलती बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है। और अब बिहार से एक सनसनीखेज मामला आपको बताते हैं। यहाँ सोनपुर में एक महिला की हत्या करके उसके शव को उसके मायके के सामने फेंक दिया जाता है। तस्वीरें सोशल मीडिया पे काफी वायरल है और पास ही लगे सीसीटीवी कैमरे में भी ये कैद हो गई है। आरोप ये है कि महिला के पति और उसके ससुराल वालों ने उसकी हत्या की और शक ये जताया जा रहा है कि पूरा जो मामला है वो दहेज से जुड़ा हुआ है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सुबह का समय बिहार के सारण में एक मां अपने घर का दरवाजा खोलने के लिए उठती है, लेकिन दरवाजा खोलते ही उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है।
दरवाजे के ठीक सामने एक लड़की जमीन पर पड़ी हुई थी। मां आनन फानन में घर के अंदर भागी, घर वालों को बुलाया, लेकिन जैसे ही लड़की के पास जाके उसका चेहरा देखा गया, मां के होश उड़ गए, क्योंकि घर के बाहर पड़ी हुई लड़की उनकी ही बेटी थी। मां को समझ नहीं आया कि जिस बेटी की शादी हो चुकी है, जो अपने ससुराल में रहती है, वो यहाँ कैसे पहुंची। सीसीटीवी फुटेज में एक काली रंग की स्कॉर्पियो कार रात के सन्नाटे में घर के बाहर आकर खड़ी होती है। कार पहले एक यू टर्न मारती है, फिर ठीक दरवाजे के सामने रुकती है। एक शख्स उतरता है, पीछे का दरवाजा खोलता है और बहू की लाश को सीट से खींचकर वहीं जमीन पर फेंक देता है। बाहर के गेट खोले हैं तो देखें कि दूर रोड पर पड़ल है, पैर बुझाया है, तो इनको पापा को उठाए हैं कि देखिए ना कौन औरत पड़ल है। वहाँ गए हैं तो हमारा कलेजा धक-धकाने लगा है, तो इनका पापा गए हैं तो देखें तो कहें कि सरिता प्रकाश है लेटल, तो तैयार कलेजा फट गया, सुन के दौड़ल गए, हम तो रोने लगे बहुत। मृतक के परिजनों ने बेटी की हत्या का आरोप उसके पति और ससुराल वालों पर लगाया है। इस मामले में सोनपुर के हरिनाथ थाने में पति सत्येंद्र के साथ 5 लोगों पर FIR दर्ज की गई है। करीब 9 महीने पहले उन्होंने अपनी बेटी सरिता की शादी सत्येंद्र कुमार से की थी। उन्होंने अपनी क्षमता के मुताबिक दहेज भी दिया था। इतना ही नहीं, उन्होंने जमीन की रजिस्ट्री करवाने के लिए 8 लाख रुपए भी दामाद को दिए थे, लेकिन वो 3 लाख रुपए और मांग रहा था। हमसे 8 लाख रुपया मांग जमीन रजिस्ट्री के लिए, तो हमारे बचिया ये 8 लाख रुपया अपन 8 लाख रुपया मेरा जमीन के का रजिस्ट्री का आज कर दिया हुआ था, और उस पर से कुछ और पैसा मांग रहे थे। कितना और मांग रहे थे? मतलब 2-3 लाख रुपया और दीजिए, नहीं दिए। अब रात में गर्दन दबा कर मार दिया। वहीं जिस गाड़ी से पूरा कांड हुआ है, वो गाड़ी संतोष कुमार नाम के शख्स की है, जो एक दारोगा है और अक्सर गाड़ी को सत्येंद्र चलाया करता था। उसने चुपचाप पूरी वारदात के बाद गाड़ी को वापस संतोष के घर पर पार्क कर दिया। ये सारी बातें खुद SI संतोष कुमार के ससुर ने बताई। कल गाड़ी आई है। हाँ। और ये गाड़ी हमारे दामाद का। अच्छा। और गाड़ी लगा गया, चाबी दे गया, तो हम उससे पूछताछ नहीं किए, लेकिन आज हमको न्यूज पर पता चला है। अच्छा। ये सही गाड़ी से घटना हुई। क्या पता चला है? किसी लाश को गबन किया गया। मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इस गाड़ी को बरामद कर लिया है, जिससे सरिता का शव घर के सामने फेंके जाने की बात कही जा रही है। उस ब्लैक स्कॉर्पियो को पुलिस ने जब्त कर लिया है। अब आगे की कार्रवाई पर पुलिस ध्यान दे रही है। जांच के लिए एक SIT का गठन किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। देखिए ताबिश, बिहार में तो हैवानियत की हदें पार हो गई, लेकिन हरिद्वार में इन दिनों एक पोस्टर काफी वायरल हो रहा है। बिल्कुल, देखिए उस मामले के बारे में आपको जरा बताते हैं। मामला हरिद्वार हर की पैड़ी का है, जिसको लेकर अब सियासत हो रही है, और असदुद्दीन ओवैसी ने कुछ इस पर ऐसा कह दिया है जिसको लेकर अब ये मामला सियासी तौर पर गर्माता हुआ जा रहा है। यहाँ पर हर की पैड़ी पर लगे हुए पोस्टरों को लेकर यह पूरा मामला है, जहां पर पोस्टर लगाए गए जिसमें कहा गया कि गैर हिंदू इस क्षेत्र में प्रवेश न करें। अब AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने इस पर ऐतराज जाहिर किया है। ओवैसी का कहना है कि ये छुआछूत है और संविधान में समानता के अधिकार का उल्लंघन है। क्या है पूरा मामला, कैसे इस पर सियासत हो रही है, वो जरा आप देखिए। NDTV ने आपको खबर दिखाई थी कि हरिद्वार में हर की पैड़ी पर पोस्टर लग गए हैं। इन पोस्टरों में लिखा है अहिंदू प्रवेश निषेध क्षेत्र, यानी वो जगह जहां अगर आप हिंदू हैं तो ही आ सकते हैं। हर की पैड़ी क्षेत्र की व्यवस्थाएं देखने वाली संस्था गंगा सभा का कहना है कि ये जगह सनातन संस्कृति का आस्था का केंद्र है और यहाँ दूसरे धर्म के लोगों का प्रवेश नहीं होना चाहिए। लेकिन इन पोस्टरों पर AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कड़ी आपत्ति जताई है। जो धर्म के रिचुअल्स हैं, वो जाहिर है वो उसी धर्म के जिम्मेदार पंडित लोग करेंगे, जो भी रिस्पॉन्सिबल करेंगे। मगर आप बोलेंगे उस इलाके में ही नहीं आना, बोले तो कैसा होगा भाई? किस बुनियाद पे करेंगे आप? TTD में आपको लिखना पड़ता है कि आप हिंदू धर्म को फॉलो करते, वो शुरू से चले आ रहा है। तो ये कहां ले जाके छोड़ेंगे देश को फिर आप? संस्था का तर्क है कि ये मामला धार्मिक आस्था, परंपरा और परिसर की पवित्रता से जुड़ा है। देखिए, ये कोई पहल नहीं है।
यह केवल और केवल हरिद्वार में पहुंचने वाले समस्त तीर्थयात्रियों, श्रद्धालुओं को और हरिद्वार के समस्त नागरिकों के लिए एक सार्वजनिक सूचना है, जिसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर बोर्ड लगाए गए। और निश्चित रूप से यह जानकारी, यह कानून व्यवस्था जो 1916 का म्युनिसिपल एक्ट है, उसके अंतर्गत यहाँ अहिंदू का प्रवेश निषेध है। मुझे लगता है कि इसकी जानकारी बहुत कम लोगों को थी। आपको बताते हैं कि हर की पैड़ी में जो पोस्टर लगे उनमें क्या कहा गया है और इन्हें लगाने वालों का क्या तर्क है। इस पोस्टर के हिसाब से अगर आप हिंदू हैं तो ही आप इस क्षेत्र में आ सकते हैं। इन पोस्टरों में म्युनिसिपल एक्ट हरिद्वार का जिक्र किया गया है। गंगा सभा का कहना है कि ये जगह सनातन संस्कृति का आस्था का केंद्र है। यहाँ गैर हिंदुओं का प्रवेश पूरी तरह वर्जित होना चाहिए। इस संबंध में संस्था ने प्रशासन से 1916 के म्युनिसिपल बायलॉज का कड़ाई से पालन कराने की मांग की है। ये मांग रखी गई कि नियम सरकारी कर्मचारियों पर भी लागू हो। कोई भी गैर हिंदू सरकारी कर्मचारी यहाँ तैनात या प्रवेश न करे। ये नियम मीडिया कर्मियों पर भी लागू करने की मांग है। श्री गंगा सभा के साथ ही साधु संत भी हर की पैड़ी क्षेत्र में बायलॉज का हवाला देकर गैर हिंदुओं के प्रवेश और व्यापार करने पर रोक लगाने की मांग करते चले आ रहे हैं। बीते दिनों 2 युवक अरबी शेखों की पोशाक पहनकर हर की पैड़ी पर टहलते हुए नजर आए थे, जिसके बाद हंगामा मच गया था। हालांकि दोनों युवक हिंदू निकले थे, लेकिन ये मांग लगातार जोर पकड़ रही है कि हर की पैड़ी पर सिर्फ हिंदू ही आ सके। अब गंगा सभा ने पोस्टर तक लगा दिए हैं। इनका अब सियासी विरोध भी शुरू हो चुका है। हरिद्वार में राहुल कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो आपने देखा किस तरह से हर की पैड़ी को लेकर सियासत हो रही है। अब ये जरा मेरे पीछे आप देखिए, वाराणसी का विश्व प्रसिद्ध मणिकर्णिका घाट है, इसको लेकर सौंदर्यीकरण का काम हो रहा है, लेकिन उस पर कुछ ऐसा हुआ है जिसको लेकर सियासत भी हो रही है और काफी चर्चा भी हो रही है। बिल्कुल ताबिश, अब देखिए मणिकर्णिका घाट मामले में पुलिस ने एक्शन लिया है। तस्वीरें और भ्रामक सूचना फैलाने के आरोप में एफआईआर हुई है। सांसद पप्पू यादव और संजय सिंह पर एफआईआर दर्ज की गई है। कांग्रेस नेता जसविंदर कौर के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। ये आरोप इन लोगों पर लगा है कि एआई जनरेटेड तस्वीरें इनकी तरफ से जारी की गई है और लोगों के बीच में भ्रामक सूचना फैलाने की कोशिश की गई। इसके बाद अब ये एफआईआर इन तमाम लोगों पर दर्ज हुई है, जिसमें नाम है सांसद पप्पू यादव का, संजय सिंह का, कांग्रेस नेता जसविंदर कौर के खिलाफ भी जो मुकदमा है वो पुलिस ने दर्ज कर लिया है। और किस तरीके से मामले में कार्रवाई की जा रही है, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। वाराणसी की आत्मा कहे जाने वाले मणिकर्णिका घाट से जुड़ा मामला अब केवल निर्माण कार्य तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये एक बड़े सियासी और कानूनी विवाद में बदल गया है। सोशल मीडिया पर कथित आपत्तिजनक और भ्रामक सामग्री वायरल करने के आरोपों पर सियासत तेज हो गई है। दरअसल वाराणसी के ऐतिहासिक शमशान घाट मणिकर्णिका का विस्तार और रेनोवेशन का काम तेजी से चल रहा है। इसी निर्माण काम के दौरान अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति, शिवलिंग और कुछ ऐतिहासिक प्रतिमाओं के क्षतिग्रस्त होने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इसके बाद विपक्षी दलों ने सरकार पर निशाना साधते हुए मामले को जोर शोर से उठाया। बनारस के लोग जानते होंगे, वहां बहुत सारे पुराने मंदिर थे। धरती पर इतने मंदिर किसी ने इकट्ठे नहीं तोड़े होंगे जितने भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने तोड़ दिए। पता करिए, बनारस में गलियों में बहुत सारे मंदिर थे। वहीं प्रशासन का आरोप है कि कुछ लोगों ने एआई का इस्तेमाल कर वीडियो और तस्वीरों के साथ छेड़छाड़ कर इसे गलत तरीके से वायरल किया, जिससे सामाजिक माहौल खराब करने की कोशिश की गई। इनके द्वारा एआई जनरेटेड वीडियो बना करके मंदिर को तोड़ने का दुष्प्रचार फैलाया जा रहा है, जबकि हर व्यक्ति जानता है कि मणिकर्णिका में जो मंदिर है
वे वहां पर वैसे मौजूद हैं, वे सभी इस प्रोजेक्ट के संरक्षण के पार्ट बनेंगे। वाराणसी पुलिस ने फर्जी तस्वीरों के मामले में 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, जिनमें मुख्य रूप से पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह और जसविंदर कौर समेत कुल 8 लोगों के खिलाफ वाराणसी के चौक थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। इस पूरे मामले में एनडीटीवी की टीम भी ग्राउंड जीरो पर आरोपों की सच्चाई की पड़ताल कर रही है। कांग्रेस नेता अजय राय का आरोप है कि उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी की जा रही है और अगर उनके खिलाफ कोई वैधानिक कार्रवाई होगी तो मैं तैयार हूं। यही अगर हम कह रहे हैं, अगर यही की बात है तो मेरे ऊपर कार्रवाई करिए ना, हमारे ऊपर वैधानिक कार्रवाई करिए, मैं तैयार हूं। मैं कोई नहीं कहेगा मैं डंके की चोट पे कर रहा हूं मेरे खिलाफ, मुझे जेल भेजिए। अगर मैंने वहां पे अगर ये बात कही है तो मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं। मणिकर्णिका घाट में तोड़फोड़ और बुलडोजर एक्शन पर कांग्रेस ने होलकर ट्रस्ट के एक लेटर का भी हवाला दिया और आरोप लगाया कि माता अहिल्या की मूर्ति मलबे में पड़ी हुई मिली और ये चित्र और ये शब्द होलकर ट्रस्ट के हैं। विवाद को इतना तूल पकड़ता देख सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी का दौरा कर चुके हैं, लेकिन स्थानीय प्रशासन और यूपी सरकार का मकसद है कि काशी के घाटों पर धार्मिक संस्कारों में लोगों को सहूलियत हो, न कि परेशानी। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे। यूपी के बरेली से एक बड़ी खबर आपको बता दें, खाली घर को अस्थायी मदरसा यहाँ पर बनाया गया है। गांव में कई जुम्मों से यहाँ पर सामूहिक नमाज पढ़ी जा रही थी और वीडियो सामने आने पर पुलिस ने इस घर पर दबिश दी है। तो बिना इजाजत के यहाँ पर धार्मिक तौर पर एक जगह के इस्तेमाल का ये पूरा मामला है, जिसमें 12 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। तस्वीरें जरा आप देखिए, यहाँ पर दरअसल एक खाली जगह थी और जुमे के वक्त में वहां पर लोग नमाज अदा कर रहे थे और इसी को लेकर शिकायत की गई कि इस जगह पर मस्जिद जैसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर इस तरह की जो एक्टिविटीज है वो हो रही हैं और उसके बाद फिर पुलिस ने यहाँ पर ये एक्शन लिया है। तो सामूहिक नमाज यहाँ पर पढ़ी जा रही थी और इस को लेकर अब ये पुलिस की कार्रवाई यहाँ पर हुई है। 12 लोगों को ये बताया जा रहा है कि इस मामले में हिरासत में लिया गया है, क्योंकि इस जगह पर मस्जिद नहीं थी और ऐसे में यहाँ पर बिना इजाजत के धार्मिक तौर पर इस्तेमाल इस जगह का किया जा रहा था और इसी को लेकर ये पूरा का पूरा मामला यहाँ पर सामने आया। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं जिसमें विस्तार से आपको ये पूरा जो मामला है वो समझ में आएगा। बरेली में लोगों के फोन पर यह वीडियो जैसे ही वायरल हुआ, पुलिस हरकत में आ गई। वीडियो में कुछ लोग एक निर्माणाधीन मकान में नमाज पढ़ते नजर आ रहे हैं। पुलिस के पास वीडियो के आते ही ताबड़तोड़ एक्शन शुरू हो गया। पुलिस ने जल्दी उस इलाके की जानकारी निकाल ली जहां का ये वीडियो था। पुलिस ने नमाज पढ़ रहे 12 लोगों को हिरासत में ले लिया, लेकिन 3 लोग मौके से फरार हो गए। पुलिस ने सभी आरोपियों का चालान किया, क्योंकि इस घर में नमाज बना किसी अनुमति के पढ़ी जा रही थी। पुलिस का कहना है कि बिशारतगंज के मोहम्मदगंज गांव में हनीफ नाम के एक व्यक्ति का मकान खाली पड़ा था और कई हफ्तों से इस्तेमाल किया जा रहा था। बीते हफ्ते जब शुक्रवार को फिर ये लोग सामूहिक रूप से नमाज पढ़ रहे थे तो गांव के कुछ लोगों ने इस पर आपत्ति जताई, वीडियो बनाया और पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। देखिए, बीएमसी के चुनाव तो आईशी हो गए, लेकिन अब सवाल यही है कि मुंबई का कौन होगा, मेयर कौन होगा, इसी को लेकर नवनिर्वाचित शिवसेना पार्षदों की बैठक जल्द होगी और होटल ताज में ये उच्च स्तरीय बैठक यहाँ पर होगी और शिंदे इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। पार्टी सदस्यों के लिए विशेष कक्षों की जो है वो व्यवस्था की गई है। अब देखिए कौन मेयर होगा, इसे लेकर जो सस्पेंस है वो बरकरार है, क्योंकि तमाम पार्टियां ये दावा कर रही हैं कि अच्छा प्रदर्शन उन्होंने बीएमसी में किया है तो मेयर भी उन्हीं का होना चाहिए। अब शिवसेना पार्षदों की बैठक जो है वो जल्द होने वाली है, होटल ताज में ये बैठक होगी। अनुज हमारे सहयोगी इस खबर पर और ज्यादा जानकारियां हमें देंगे। अनुज, पहले सीटों को लेकर हमने देखा था खींचतान हो रही थी और जब अब चुनाव जीत गई है उसके बाद अब मेयर को लेकर जो सस्पेंस है वो बना हुआ है। कब ये सस्पेंस खत्म होगा और क्या क्या इस वक्त देखने को मिल रहा है मुंबई में? बीएमसी इलेक्शन के रिजल्ट्स आने के बाद आज तीसरा दिन है और आज भी जो शिवसेना के कॉर्पोरेटर्स हैं वो ताज लैंड्स एंड होटल में रुके हुए हैं।
हालांकि आधिकारिक तौर पे ऐसा बताया गया है कि ये एक शिविर का पार्ट है, जिसकी वजह से उनको पहले 3-4 दिन होटल में रखा गया था। पर काफ़ी सारे लीडर्स ने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि वो पोचिंग से डरे हुए हैं या फिर पोचिंग से सावधान रहने के लिए होटल में उनको रखा गया है। जैसे कि आपने पहले बताया कि आज एक महत्वपूर्ण मीटिंग होगी। कल हमने देखा कि उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उन कॉरपोरेटर्स से मिलने के लिए गए थे और आज उन्हीं की अध्यक्षता में उसी होटल में एक मीटिंग होगी। पर आज शिविर का आखिरी दिन होने के बाद भी जब तक शहर का महापौर, जब तक शहर का मेयर बस नहीं जाता, तब तक इन सारे कॉरपोरेटर्स को इस होटल में ही रखा जाएगा। हम कल होटल में मौजूद थे, हमें पता चला कि बिल्कुल अनुज, ये बहुत महत्वपूर्ण अपडेट है, इसके बारे में जरा हम आपको बता देते हैं। मुंबई में देखिए मेयर के चुनाव से जुड़ा हुआ ये बड़ा अपडेट जो है निकल कर आया है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी यह है कि एकनाथ शिंदे का गुट अपना मेयर नियुक्त करने पर अड़ा हुआ है। जिस होटल में वो रुके हुए हैं वहां पर बाहर पोस्टर भी लग गए हैं। बाला साहब ठाकरे की जन्म शताब्दी पर मेयर नियुक्त करना चाहता है शिंदे गुट और पार्षदों की आगे की कार्य योजना पर अंतिम निर्णय एकनाथ शिंदे यहां पर लेंगे। अनुज हमारे साथ बने हुए हैं। अनुज, देखिए शिवसेना रही है बीएमसी में सालों से, लेकिन अब हालात अलग हैं। बीजेपी के ज्यादा पार्षद यहां पर जीते हैं, लेकिन क्या एकनाथ शिंदे अड़ गए हैं इस बात को लेकर? क्या यहां पर चल रहा है? एकनाथ शिंदे और उनकी पार्टी पूरी तरीके से अड़ गई है इस बात पर कि क्योंकि अब तक शिवसेना ने मुंबई को 23 महापौर दिए हैं, वो अगला महापौर भी शिवसेना का ही होना चाहिए। इस बात पर वो जो 29 नगर सेवक है उनकी काफ़ी स्टबर्न भूमिका है। अगर हम देखें तो 2026 बाल ठाकरे जो कि शिवसेना के फाउंडर रह चुके हैं, उनकी ये 100th बर्थ एनिवर्सरी है और इसी मौके पे उनको एक ट्रिब्यूट देने के लिए शिवसेना चाहती है कि इस साल कम से कम पहले 2.5 साल मुंबई का महापौर जो है वो शिवसेना का होना चाहिए। बट ये काफ़ी ट्रिकी सिचुएशन हो जाता है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का काफ़ी सालों से मुंबई में अपना एक सत्ता रहने का उनका प्रोजेक्ट रहा है और काफ़ी सालों बाद उनका ये सपना जब पूरा हुआ तो उनको 89 जो सीट्स मिले उसकी मदद से वो अपना महापौर बिठाना चाहते हैं। बट शिंदे शिवसेना की जो 29 कॉर्पोरेटर्स है उनके मदद के अलावा वो अपना महापौर यहाँ पे नहीं बिठा सकते क्योंकि AIMIM जाहिर तौर पर जैसे जैसे वक्त आगे गुजर रहा है वैसे ये लोगों के मन में भी अब कयास आ रहे हैं कि भाई आखिर इतना वक्त क्यों लग रहा है मेयर को चुनने में। बहुत शुक्रिया अनुज आपका इस सब जानकारी के लिए। अब आगे बढ़ते हैं आयुषी और अब KGMU मामले की बात करते हैं। इसमें लगातार अपडेट सामने आ रहा है। बिल्कुल, देखिए एक और अपडेट आपको बता दें इस पूरे मामले में। जो महिला डॉक्टर यौन शोषण का ये मामला था जिसमें जो जांच है वो और तेज होती जा रही है। STF ने जांच पड़ताल तेज कर दी है और KGMU में छानबीन STF की तरफ से की जा रही है। इस मामले में आपको बताएं कि पूरे मामले से संबंधित दस्तावेज भी अब खंगाले गए हैं और सूत्र ये बता रहे हैं कि आरोपी डॉक्टर रमीज के बारे में पूछताछ यहां पर की जा रही है। अब जेल में STF पूछताछ करने के लिए इस सिलसिले में जा रही है। तो देखिए जो रमीज डॉक्टर है इस मामले में आरोपी है, उस पर यौन शोषण के आरोप, धर्मांतरण के आरोप यहां पर लगे थे। लेकिन दिल्ली का जो मामला था बम ब्लास्ट का, उससे भी कनेक्शन यहां पर सामने आए थे। तो ऐसे में ये पूरा का पूरा मामला जो है इसका विस्तार यहां पर होता चला जा रहा है। हालांकि हर एंगल से अब इस मामले में जांच की जा रही है। अब STF ने भी अपनी जांच पड़ताल जो है वो तेज कर दी है। तो लखनऊ का KGMU इस घटना पर इस डॉक्टर के सामने आने के बाद से, इस मामले के सामने आने के बाद से लगातार चर्चा में बना हुआ है। बिल्कुल, आप देखिए डॉक्टर रमीज जिसका ये पूरे मामले में आरोपी है, जिसे पुलिस ने पकड़ लिया, जिसके फोन की जांच की गई तो फोन से भी कई खुलासे हुए हैं। और दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ था उसमें जो डॉक्टर शाहीन थी उसके साथ भी इसके तार जो है वो जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और लगातार जो STF है वो भी इस मामले में छानबीन कर रही है। KGF में डॉक्टर से जुड़े हुए जो दस्तावेज है वो भी अब जांचे जा रहे हैं, खंगाले जा रहे हैं और माना जा रहा है कि आने वाले समय में और बड़े खुलासे इस पूरे मामले में हो सकते हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे कथावाचक धीरेंद्र शास्त्री की, जिनका मुसलमानों पर ज्यादा बच्चे पैदा करने के तंज पर बरेली से मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने बड़ा पलटवार पर किया है। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने पंडित धीरेंद्र शास्त्री को शादी करने का मशवरा दिया है। देखिए क्या कह रहे हैं मौलाना यहाँ पर इस मामले पर। मौलाना शहाबुद्दीन ने कटाक्ष करते हुए कहा कि पंडित धीरेंद्र शास्त्री की शादी की उम्र निकल रही है। जब खुद के बच्चे होंगे तब पंडित धीरेंद्र शास्त्री को बच्चों की अहमियत मालूम हो जाएगी। आगे
आगे बढ़ते हैं और अब यूपी के हाथरस से आपको एक खबर हम दिखाते हैं। यहां पर दो गुटों के बीच हिंसक झड़प हो गई और दो गुटों के बीच अवैध निर्माण को लेकर यहां पर पहले बहस शुरू हुई और उसके बाद फिर झड़प तक मामला पहुंच गया। बिल्कुल, देखिए देखते ही देखते बहस पथराव में बदल गई। यहां तक कि पुलिस जब मामला शांत कराने पहुंची तो पुलिस के साथ भी लोगों ने बदसलूकी करना शुरू कर दिया। छत से पत्थरों की बरसात, जमीन पर अलग विवाद, पथराव और हिंसक झड़प का ये वीडियो यूपी के हाथरस का बताया जा रहा है। रविवार को यहाँ के चंदपा कोतवाली क्षेत्र में एक निर्माणाधीन इमारत को लेकर दो गुटों में बहस हो गई। एक गुट का आरोप था कि नगला दना गांव में जो मकान बन रहा था वो असल में ग्राम सभा की भूमि पर तैयार किया जा रहा था। विरोध के दौरान दोनों पक्षों में पहले मारपीट हुई और फिर एक पक्ष ने छत से पथराव शुरू कर दिया। इससे वहां भगदड़ मच गई। पथराव की जानकारी मिलते ही पुलिस मामला शांत कराने पहुंची, लेकिन दोनों पक्ष के लोग पुलिस के सामने दोबारा हाथापाई पर उतर आए। महिलाएं भी विवाद में शामिल हो गईं। जब चंदपा कोतवाली प्रभारी ने लोगों को रोकने की कोशिश की तो उनके साथ भी धक्का मुक्की की गई, जिससे हंगामा बढ़ गया। थाना प्रभारी ने तुरंत कई थानों के पुलिस बल को मौके पर बुलाया। पुलिस ने भीड़ को काबू करने के लिए लाठियां चलाईं और पत्थर फेंकने वालों को भी भगाया। फिलहाल कुछ लोगों को हिरासत में लेकर जांच की जा रही है। तो देखिए, लगातार ठंड और बर्फबारी लोगों की मुसीबत बढ़ाती जा रही है। पहाड़ों पर लगातार हो रही बर्फबारी से बड़ी संख्या में जो पर्यटक हैं वो श्रीनगर और दूसरे बर्फबारी वाले इलाकों का रुख कर रहे हैं। लगातार देखिए मौसम का असर जो है वो दिख रहा है। प्रकृति का ये नजारा जितना देखने में खूबसूरत होता है उतना ही ये खतरनाक भी है, क्योंकि इस जगहों पर आना जाना और वहां से गुजरना बहुत मुश्किल है। ये रिपोर्ट जरा आप देखिए। बर्फबारी की वजह से फिसलन के चलते जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। इस हादसे का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि पहाड़ी के ऊपर सड़क पर एक कार अचानक नियंत्रण से बाहर हो गई और पहाड़ी से सरकते हुए कई फीट नीचे गिर गई। कार पहाड़ी के नीचे एक दुकान के पास जाकर रुकी, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। हादसे के समय कार में 3 लोग सवार थे जो इस दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू किया और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। बताया जा रहा है कि हादसे की वजह बर्फबारी के चलते फिसलन हो सकती है। हालांकि पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। इस हादसे के बाद कुछ देर के लिए यातायात भी प्रभावित रहा, लेकिन अलर्ट रहने और सिस्टम को दुरुस्त रखने से नुकसान कम जरूर किया जा सकता है। देखिए, इसलिए कहते हैं कि एहतियात बरतना बहुत जरूरी है। कई बार थोड़ी सी लापरवाही से बड़े हादसे हो जाते हैं इन जगहों पर। अब मौसम के मिजाज का कैसे मैदानी इलाकों पर असर हो रहा है, जरा इन तस्वीरों को आप देखिए। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई शहरों में आज भी कोहरे का असर देखने को मिला और सड़कों पर विजिबिलिटी काफी कम हुई, जिससे आने जाने में बड़ी दिक्कतें लोगों को हुई हैं। बिल्कुल, न सिर्फ सड़क पर बल्कि देखिए रेल और हवाई सेवा पर भी इसका असर पड़ा है। अब तक 88 ट्रेनें जो है अपने समय से लेट चल रही हैं और 3 ट्रेनों को डाइवर्ट किया गया है। तो घना कोहरा और उसका असर आप देखिए सड़कों पर। आप देखिए जो सुनसान जो सड़कें हैं वो नजर आएंगी। रेल पर असर पड़ रहा है, हवाई यातायात पर असर पड़ रहा है और कैसे जो ठंड है लोगों की मुसीबत बढ़ा रही है, इस रिपोर्ट से आप समझिए। सिर्फ दिल्ली एनसीआर ही नहीं, पूरे उत्तर भारत में कोहरे का कहर दिख रहा है। यूपी के फतेहपुर में घने कोहरे की वजह से एक के बाद एक 10 वाहन आपस में टकरा गए। इस हादसे में 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। पुलिस भी भीषण कोहरे को देखकर परेशान है। वहीं अमरोहा में घने कोहरे का कहर दिखा। लखनऊ दिल्ली एनएच पर कई गाड़ियां टकराई। हादसे में 10 लोग घायल हो गए, जिनका इलाज जारी है। सड़क हादसों की नौबत इसलिए आ रही है क्योंकि विजिबिलिटी बहुत कम हो चुकी है। देश की राजधानी दिल्ली की रफ्तार धीमी पड़ चुकी है। आनंद विहार, आईटीओ, सराय काले खां, धोला कुआं, मोती बाग, नोएडा, जनपथ, दिल्ली एयरपोर्ट। फिलहाल ऐसा लग रहा है कि ठंड से कोई राहत नहीं मिलने वाली और मौसम के भी सुधरने के आसार नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो
आने वाले समय में भारत को 114 नए रफाल मिलने वाले हैं और नए रफाल आने से भारत की एयरफोर्स और ताकतवर हो जाएगी। रफाल के बारे में खबर सुनकर सबसे ज्यादा परेशान पाकिस्तान के जनरल मुनीर होंगे। भारतीय सेना ने भी सरहद पार बैठे आतंकियों और उनके आका को यह संदेश दे दिया है कि अगर वो आग से खेलेंगे तो झुलसना तय है। रिपोर्ट देखिए। जो मुनीर अपने मुल्क में आतंकवादियों की जमात इकट्ठा कर रही हैं, जो जनरल एक बार फिर आतंकवादियों की टोली को भारत के खिलाफ तैयार कर रही हैं, उन्हें भारतीय सेना की ये बात अच्छी तरह सुन लेनी चाहिए। अगर बॉर्डर पर, लाइन ऑफ कंट्रोल पर मिस एडवेंचर किया तो अंजाम भयानक होगा, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी है। इस बार सरेंडर का मौका नहीं देंगे। अफरा तफरी ऐसी मची हुई थी उस तरफ कि उनको समझ में नहीं आया क्या कार्रवाई हो रही है, और ये जो मिस मैनेजमेंट उस तरफ से हुआ था उसको हमने कैलिब्रेटेड रिस्पांस दिया, ताकि हम लड़ाई को आगे नहीं बढ़ाना चाहते थे, क्योंकि हमारा जो पॉलिटिको मिलिट्री एम था वो हमने पा लिया था। दूसरा जो टर्निंग पॉइंट था, जो मैं शायद यहां पे खुले में ना बता पाऊं, बट 10 तारीख को सवेरे कुछ ऐसे निर्देश तीनों सेनाओं को दे दिए गए थे कि अगर ये लड़ाई आगे बढ़ती तो इसमें क्या होना था, वो जिसको समझ में आना था उसकी समझ में आ चुका था। तो चूंकि उसके समझ में आ चुका था, इसीलिए फिर जैसे कि 9:30 के आसपास हमारे डीजीएम उस टाइम घई साहब थे, तो यहां बैठे हुए हैं, और उस चीज को मद्देनजर रखते हुए, उस चीज को समझते हुए, क्यों उनके पास सैटेलाइट से एक पूरी खबर थी कि कौन सा शिप, कौन सा स्ट्राइक कोर या पिवेट कोर या कौन सा एयरक्राफ्ट कहां मूव कर रहा है। इस सारी खबर को जब उन्होंने, जिसको हम बोलते कनेक्टिंग द डॉट्स, जब उन्होंने डॉट्स कनेक्ट किए तो उन्होंने बोला अभी समय आ गया है इस लड़ाई को यहां पे रोकना। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को यह बात इसलिए कहनी पड़ी क्योंकि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। जिस बहावलपुर में आतंकी फैक्ट्री को जमींदोज किया गया था, जिस मुरीदके में आतंकी 2 गज जमीन के अंदर पहुंचा दिए गए थे, उन जगहों पर एक बार फिर आतंकी इकट्ठा हो रहे हैं। लेकिन सेना कह रही है आतंकवादियों को उनके अंजाम तक पहुंचा दिया जाएगा। तो टेररिस्ट कैंप के हालात का मैं ये बताना चाहूंगा कि जितनी खबर हमारे पास है, तकरीबन 8 कैंप्स अभी भी हमारे ऐसे नॉलेज में हैं जो कि एक्टिव हैं, जिसमें से 2 तकरीबन आईबी के अपोजिट हैं और 6 एलसी के अपोजिट हैं। और इन कैंप्स में तकरीबन अभी भी हम समझते हैं कि किसी प्रकार की प्रेजेंस या ट्रेनिंग है, तो इसलिए हम उसके नजर रखे हुए हैं, उसकी खबर कोशिश करते हैं हासिल करने की, और अगर कोई ऐसे दोबारा हरकत हुई तो हम जरूर उसको, जो हमारा इरादा है, हम उसको जरूर अंजाम देंगे। दरअसल पाकिस्तान इस वक्त 2 फ्रंट एंगेजमेंट की तैयारी कर रहा है। एक तरफ आसिम मुनीर अपने लड़ाकू विमान यानी GF-17 को दुनिया के दूसरे मुल्कों में ले जा रहे हैं, फायर पावर का दम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान में आतंकवादी भी इकट्ठा कर रहे हैं। आतंकियों को उनका पूरा सपोर्ट है। आगे बढ़ते और खबरों में अब बात म्यूजिक सेंसेशन यो-यो हनी सिंह की करते हैं, जो अपने फैंस के लिए एक और खास पेशकश लेकर आ रहे हैं। हनी सिंह माई स्टोरी इंडिया चैप्टर के जरिए अपनी जिंदगी की अनसुनी कहानी अब मंच पर बयां करेंगे। बिल्कुल, अब देखिए, यहाँ सिर्फ गानों का कॉन्सर्ट नहीं होगा, बल्कि उनकी जिंदगी का एक आईना होगा। तो अगर आप भी इस ऐतिहासिक टूर का हिस्सा बनना चाहते हैं तो तैयार हो जाइए। 18 जनवरी को डिस्ट्रिक्ट प्लेटफॉर्म पर इसके टिकट्स लाइव हो रहे हैं। वो लड़का जो करमपुरा में था, आज वो कहाँ जिंदा है और कब वो बाहर निकल कर आता है जब यो हनी सिंह बाहर जाता है? हृदेश मेरा नाम है और करमपुरा से मैं हूँ, मेरी पैदाइश वहाँ से है, और एक्चुअली मेरे अंदर से करमपुरा निकला नहीं है। तो जब भी मैं इंडिया आता हूँ और जब दिल्ली में होता हूँ स्पेशली, तो मैं करमपुरा ज़रूर जाता हूँ। उससे मेरे को अपनी औकात याद रहती है कि मैं यहाँ से आया था और मुझे बहुत आगे जाना है। तो अभी जो दुनिया देख रही है, लोग तारीफ़ करते हैं कि मज़ा आ गया, बल्ले बल्ले होगी, ये सिर्फ एक ट्रांजिट है, अभी और बहुत आगे जाएंगे। From Hridesh to Yo-Yo Honey Singh, how was that transition for you like? And आपने इस नाम के बारे में कैसा सोचा? मतलब यो-यो हनी सिंह बनने के पीछे की आपकी कहानी, ये नाम कैसे पड़ा? ये सब ऊपर वाले ने अगर हाथ पकड़ना होता है तो अपने आप जरिए बन जाते हैं। मैं सिर्फ हनी सिंह मेरा नाम, हनी मेरा निकनेम है, और हनी सिंह जब मैं पंजाब शिफ्ट हुआ तो एज अ म्यूज़िक डायरेक्टर मैंने काम करना शुरू करा, तो तब सीडी के पीछे एक नाम लिखा होता था, तो हनी सिंह लिखते थे। लेकिन जब ब्राउन रंग से मैंने सोचा कि मैं अपनी शुरुआत करूं एज अ सोलो आर्टिस्ट,